हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गुरुत्वाकर्षण। इसके पहले के दो वीडियो में हमने गति पढ़ा था, मोशन चैप्टर पढ़ा है और गति के नियम पढ़े। गति चैप्टर में हमने 6 महत्वपूर्ण चीज़ें जो याद करनी है हमें, वो आपको ध्यान रखनी है। पहला है दूरी, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है चाल, चौथा है वेग, पांचवा है त्वरण और छठवा है मंदन। ये 6 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसमें हमने ग्राफ पढ़े थे, ग्राफ को याद रखना है और जो पद्धतियाँ पढ़ी थी 4, वो पद्धतियाँ याद रखना है। गति के नियम सेकंड जो लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़े, न्यूटन के गति के 3 नियम थे, तीनों नियम को हमने पढ़ा था। इसमें आपको बताना है, यदि आपने सेकंड लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो ये 2 क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। पहला जो क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि रॉकेट नोदन का सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है। जो रॉकेट नोदन होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट करिएगा आप। यदि आपने सेकंड लेक्चर देखा होगा तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन के जवाब जरूर बनेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले आपको ये समझना है कि गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या। तो जो नाम है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व मतलब हमारी पृथ्वी, उसके कारण जो आकर्षण होगा उसको क्या बोलेंगे, हम गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज किसी के चारों तरफ घूम पाती है। जैसे सूरज के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे, सभी ग्रह के चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगा रहे। तो ये किस कारण से संभव हो पा रहा है, उस ग्रह उस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, देखो गुरुत्वाकर्षण बल तो है। अब वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या दे रहा है, तो वो एक प्रकार का बल जो किसी वस्तु के चारों तरफ घूमने के लिए आवश्यक होता है, वह हमें गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा मिल जाता है। जैसे यदि हम किसी पत्थर को धागे में बांध के घुमाते हैं तो हम हमारे हाथ से उसको एक बल प्रदान करते हैं, वह बल उसको घुमाने के लिए जरूरी होता है। तो फिजिक्स में किसी वस्तु के चारों तरफ घूमने के लिए जो बल जरूरी होता है, उस बल को बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की तरफ लगने वाला बल, केंद्र की तरफ लगने वाला बल, इसका फॉर्मूला होता है F = mv²/r। क्या है अभिकेंद्रीय बल? किसी वस्तु के चारों तरफ घूमने के लिए जो केंद्र की तरफ हमें बल लगाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो ये अभिकेंद्रीय बल चाहे आप हाथ से लगा लो, चाहे ग्रह लगा ले अपने गुरुत्वाकर्षण आकर्षण शक्ति के कारण, चाहे तारे लगा ले अपनी आकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है ना, तो ये बल लगाना जरूरी होता है। कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल। मेरे साथ में बोलना, कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल। और इसका सूत्र क्या होता है? mv²/r। क्या सूत्र होता है? mv²/r। यही सब बातें इसमें लिखिए। पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण हो पाती है। ठीक है ना। ग्रहों का सूर्य की परिक्रमा करना, यह सूर्य के आकर्षण बल से संभव है। वस्तु के बीच यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। किसी वस्तु के बीच में यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो यह हमारा गुरुत्वाकर्षण हो गया और आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते अब हम। न्यूटन ने यहाँ पर भी एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। क्या बोला उसने कि 2 पिंड लो, एक m1 द्रव्यमान का पिंड ले लो और एक m2 द्रव्यमान का पिंड ले लो। मतलब कुछ भी मान लो, 2 चीजें ली अपन ने, जैसे 2 पत्थर लिए, बड़े सारे पत्थर लिए 2, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है। उन दोनों को r दूरी पर हमने रखा है, कुछ दूरी पर हमने रखा है, माना कि वो दूरी r है। तो हम ये तो बता सकते हैं कि 2 द्रव्यमान वाली वस्तुओं को कुछ दूरी पर रखने पर उसमें एक आकर्षण महसूस होता है, उसमें एक आकर्षण महसूस होता है। लेकिन कितना आकर्षण महसूस होता है, ये न्यूटन ने बताया था कि किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में जितना बल लगेगा वो उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैंने आपको दोनों लेक्चर में बताया हूं कि समानुपाती का मतलब क्या। जब हम किन्हीं 2 राशियों की तुलना करते,
एक राशि बढ़ाने से दूसरी राशि बढ़ रही है, इसका मतलब दोनों राशियां समानुपाती है। और यदि एक राशि के बढ़ाने से दूसरी राशि कम हो रही है, इसका मतलब वो दोनों राशि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी कम होने से आकर्षण बल ज्यादा होता है, दूरी बढ़ने से आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। जैसे पृथ्वी के सतह के पास में सबसे ज्यादा आकर्षण बल लगेगा और जैसे जैसे हम उससे ऊपर उठते जाएंगे आकर्षण बल में कमी होते जाती है। ठीक है, यहाँ पर समानुपाती का जब चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक लगाया जाता है। अब न्यूटन ने नियम दिया था, इसीलिए न्यूटन ने समानुपाती का चिन्ह हटाकर जो नियतांक लगाया वो लगाया कैपिटल जी। कौन सा लगाया, कैपिटल जी नियतांक लगाया। और नियतांक का कुछ ना कुछ मान होता है, तो यहाँ पर कैपिटल जी का मान दिया 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि कैपिटल जी का मान आप बताइए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है ये। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है कैपिटल जी, और इसका मान होता है 6.673 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये क्या है, ये है मात्रक। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर क्या है, मात्रक। तो कभी कभी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान भी पूछा जाता है, मात्रक भी पूछा जाता है। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखना है। एक बार अब मेरे साथ दोहरा देना, मैं बोलने जा रहा हूं कैपिटल जी बराबर 6.673 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी का मान है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होंगी आपका। गुरुत्वाकर्षण का ये सार्वत्रिक नियम है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ ये नियम हर जगह आपको लगता हुआ मिलेगा। ठीक है, ये नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। कैपिटल जी का मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब आता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या चीज होती है, ये हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा अनुभव करते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह वस्तु हमेशा पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी एक आकर्षण बल उस पर लगाती है। पृथ्वी के द्वारा आकर्षण बल जो लगाया जाता है उसी को गुरुत्वीय बल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। अब बल इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए हमने पढ़ा था। एफ इज इक्वल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू माँ, है ना। एफ इज इक्वल टू माँ न्यूटन की माँ थी। सेकंड नियम से हमें ये मिला था, एफ इज इक्वल टू एम ए। बल का व्यंजक सेकंड नियम से मिला था। बल की परिभाषा पहले नियम से मिलती है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये ए क्या है, त्वरण है। ए क्या है, त्वरण। लेकिन जब पृथ्वी किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो उसमें जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। पृथ्वी के लिए हम गुरुत्व शब्द का उपयोग करते हैं, तो पृथ्वी के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। सम्मान में हम उसका नाम क्या बोलेंगे, जी, स्मॉल जी, क्योंकि कैपिटल जी तो न्यूटन ने पहले ही यूज कर लिया है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि उसके वेग में वृद्धि होती है। उसके वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है तो उसके वेग में वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि किसके कारण हो रही है, तो पृथ्वी के कारण हो रही है, क्योंकि पृथ्वी उसको आकर्षित कर रही है, इसी कारण उसके वेग में वृद्धि हो रही है। और वेग में वृद्धि होना त्वरण कहलाता है। तो अब ये वाला त्वरण किसके कारण हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब पृथ्वी के कारण। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। और स्मॉल जी से इसको दर्शाएंगे, स्मॉल जी से इसको दर्शाया जाता है। इसका मान आपको याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये स्मॉल जी का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अगर नॉर्मल बल रहता तो एफ इज इक्वल टू एम ए से निकालते, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय बल है। कौन सा बल है, गुरुत्वीय बल। तो ए के जगह का क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ए के जगह जी आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू एम जी हम लिखते हैं। अब यहाँ पर ये जो एफ है ये पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल है, इसी को हम भार बोलते हैं। तो W बराबर mg, और ये बल हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगता है।
तो भार हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है। तो अब ये दिशा बता दी हमने कि भार नीचे की तरफ लगता है। जिसमें दिशा बताएंगे वो सदिश राशि, जिसमें दिशा बताएंगे वो सदिश राशि। जैसे हमने बल में दिशा बताई थी, खींचने वाला बल और धकेलने वाला बल, तो बल भी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमने बताई थी, विस्थापन, तो वो भी सदिश राशि होती है। वेग में विस्थापन बटे समय करते, विस्थापन सदिश है तो वेग सदिश है, इसीलिए त्वरण सदिश है, क्योंकि वेग में परिवर्तन बटे समय त्वरण होता है, तो त्वरण सदिश हो गया। आई बात समझ में, ये एक दूसरे से लिंक है। अब यहां पर जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण किसी भी प्रकार का हो, एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, तो वह उसके लिए यूनिट सेम आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या आने वाली है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते। अब जो गुरुत्व के अधीन गति होती है, गुरुत्व के अधीन जो गति होती है, उसमें किसी वस्तु को नीचे से ऊपर जब हम फेंकेंगे तो उसके वेग में क्या आएगी, कमी आएगी। वेग में क्या आएगी, कमी। तो इसीलिए हम a के जगह क्या ले लेंगे, माइनस जी ले लेंगे। a के जगह यहाँ पर क्या ले लेना है, माइनस जी। जब भी नीचे से ऊपर कोई वस्तु को फेंकेंगे तो a बराबर क्या ले लेना है, माइनस जी। ये हमने तीन गति के समीकरण पढ़े थे पहले लेक्चर में। v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब भी नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो उसके लिए a के जगह क्या रख देना है, यहाँ पर माइनस जी रख देना है। हर जगह पर क्या रखेंगे, माइनस जी रखेंगे। और ऊपर से नीचे जब फेंकते हैं तो यहाँ पर a के जगह क्या रख देना है, प्लस जी रख देना है। ये करके देखना। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ फेंकने पर पहला समीकरण v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, a की जगह प्लस जी रख देना। आगे बात समझ में, करके देखना है आपको, ठीक है ना। याद रखना है एक और चीज कि जब भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इसका अंतिम वेग जीरो होता है। क्या जीरो होता है, अंतिम वेग जीरो होता है। और जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इसका प्रारंभिक वेग जीरो होता है, क्योंकि पहले तो रुकी हुई रहती है वस्तु। तो ऊपर से नीचे में प्रारंभिक वेग जीरो, नीचे से ऊपर में अंतिम वेग जीरो होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो ऊपर क्या है, रोक के रखा हुआ है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु के लिए तीन समीकरण हो गए। v बराबर यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बढ़ते क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक कार किसी ऊंचाई से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ जाती है। तो हमें बताना है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, केवल t बराबर 0.5 सेकंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, t बराबर 0.5 सेकंड दिया हुआ है। और यहाँ पर g का मान हमारे पास मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ऊंचाई से गिर रही है तो कहीं ना कहीं ऊंचाई से गिरने पर इसका प्रारंभिक वेग u बराबर हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आते समय प्रारंभिक वेग क्या होता है, जीरो होता है। तो पहला जो समीकरण हमारा क्या है, v बराबर u प्लस जी टी, इसको हम लगा लेंगे। v का मान तो हमें निकालना है, कार की चाल टकराने से पहले वाला है ना। u का मान हो जाएगा जीरो, g का मान हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, t का मान हो जाएगा 0.5, तो v का मान क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। v का मान क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहले का आंसर आ गया। धरती पर टकराते समय कार की चाल कितनी होंगी, 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है, 0.5 सेकेंड के दौरान उसकी औसत चाल हमें बताना है। औसत निकालना है चाल का, तो प्रारंभिक चाल हमें मिल गई 0, अंतिम चाल हमें मिल गई है 5। औसत कैसे निकाला जाता है, u प्लस वी बटे 2, दो ही चीजें हैं, उनको जोड़ देंगे तो हमें 2 से भाग दे देंगे तो औसत मिल जाएगा। तो 0.5 बटे 2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले का भी आंसर आ गया। धरती से इसकी ऊंचाई हमें बताना है। क्या बताना, धरती से ऊंचाई। तो धरती से ऊंचाई बताने के लिए हम तीसरा समीकरण का उपयोग करेंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's। यहाँ पर जो s है ये विस्थापन है, विस्थापन मतलब ऊंचाई हुआ,
विस्थापन मतलब क्या हुआ, ऊंचाई हुआ, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरना ही तो ऊंचाई है और वही तो उसका विस्थापन हुआ। ठीक है ना, इतना ही तो परिवर्तन हो रहा है ना उसके स्थान में, तो वही विस्थापन हो जाएगा। v का मान कितना है 5, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, u है 0, 0 का वर्ग करेंगे तो 0, प्लस 2 इंटू जी का मान है 10 इंटू एस का मान हमें निकालना है, तो 25/20, 25/20 बराबर एस। तो एस का मान हमें मिल जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो 5/4 या 1.25 मीटर। एस बराबर कितना मिल गया, 1.25 मीटर। मतलब जो कार कितनी ऊंचाई से गिरी, तो 1.25 मीटर ऊंचाई से गिरी है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये तीनों की तीनों हमने क्वेश्चन इसके कर लिए। तो इस प्रकार से आपको करना है। केवल दिया क्या था, केवल दिया था समय और दिया था जी का मान, उससे हमने सारी चीजें निकाल ली है। बस इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि किस समय कौन सा समीकरण उपयोग में आएगा। ये यदि आप देखना सीख गए तो आप ये दूरी वाले, ऊंचाई वाले, ये जो समीकरण है गति के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे कुछ परिभाषाएं आपको याद रखना है। द्रव्यमान और भार, ये दो चीजें होती है, द्रव्यमान होता है और भार होती है। तो द्रव्यमान मतलब क्या, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और याद रखना, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी चले जाओ, द्रव्यमान उतना ही रहने वाला है। याद रखना मेरी बात, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। किलोग्राम में लिखा जाता है द्रव्यमान, किस में लिखा जाता है, किलोग्राम में। और द्रव्यमान कभी बदलेगा क्या, तो नहीं बदलेगा। यह एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। द्रव्यमान में आपको कोई दिशा बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप लेने गए शक्कर, 1 किलो शक्कर लेने गए, तो क्या आप ये बताओगे कि दक्षिण दिशा में 1 किलो शक्कर दे दो, उत्तर दिशा में 1 किलो शक्कर दे दो, पूर्व दिशा में 1 किलो शक्कर दे दो? नहीं, आप केवल इतना बोल दोगे कि 1 किलो शक्कर चाहिए मुझे, तो वो समझ जाएगा। मतलब आपको दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो द्रव्यमान में दिशा बताने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये अदिश राशि होती है। फिर उसके बाद सेकंड राशि जो अभी हमने पढ़ी है वो होती है भार। किसी वस्तु का भार वह बल है जो पृथ्वी जिस बल से उसको आकर्षित कर रही है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित कर रही है वही उसका भार है। तो W बराबर mg, W बराबर mg। क्या फॉर्मूला है भार का, W बराबर mg। इसको न्यूटन में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाएंगे, न्यूटन में दर्शाएंगे। और पृथ्वी हमेशा नीचे की तरफ बल लगाती है, इसीलिए भार का जो दिशा हो जाएगी वो नीचे की तरफ रहेगी। तो दिशा बताने की जरूरत है, इसका मतलब है सदिश राशि हुई है। भार कैसी राशि होती है, भार एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब जी का मान देखिए, जी का मान कहां कहां पर बदलता है। जी का मान कहां कहां पर बदलता है, तो जी का मान पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर इसके मान में कमी आती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना होता है, न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। केंद्र पर 0 होता है। तो याद रखना, पृथ्वी के संदर्भ में केंद्र पे चले गए तो भारहीनता का अनुभव होगा। मतलब जब जी का मान ही 0 है तो W बराबर mg के अनुसार W का मान भी 0 आएगा। तो केंद्र पर W मतलब भार क्या होता है, 0 होता है। याद रखना, पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होता है, 0 होता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, केंद्र पर 0 होता है। चंद्रमा पर चले गए तो 1/6 गुना हो जाएगा, सूर्य पर चले गए तो 27 गुना हो जाएगा। तो सारी बातें आपको याद रखना है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर कमी आती है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, केंद्र पर 0 होता है, सूर्य पर 27 गुना होता है, चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितने न्यूटन का होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी भार दिया है ना उसमें 1/6 का गुणा कर देना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर।
आगे बात समझ में। बस लेकिन ध्यान ये रखना, कभी कभी यहाँ पर किलोग्राम लिखा रहता है। किलोग्राम मतलब क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है। तो द्रव्यमान बदलेगा क्या पूरे ब्रह्मांड में? नहीं बदलेगा। तो इसलिए किलोग्राम में आपको ध्यान रखना है कि उसको मत बदल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। न्यूटन में दिया है तब जाकर आप बदल देना, क्योंकि न्यूटन मतलब भार दिया है, और भार चंद्रमा पर बदलता है। भार क्या होता है? बदलता है चंद्रमा पर, 1/6 गुना हो जाता है, इसलिए उसमें क्या करना है आपको? 1/6 का गुणा कर देना। ठीक है, तो यहां पर 10 न्यूटन का आंसर आ जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो भार W बराबर क्या है? mg। भार W बराबर क्या है? mg। क्या m दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, 10 किलोग्राम। क्या g दिया हुआ है? नहीं, लेकिन हमको याद होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो 98 न्यूटन इसका माना जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उसका भार कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। उसका भार कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना है। आगे बात समझ में। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो डायरेक्ट दिया है वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना आ रहा है? 10 न्यूटन आ रहा है। तो चंद्रमा की सतह पर कितना आएगा? ये अर्थ पर है, चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? 1/6 गुना हो जाता है। तो 10/6 इसका आंसर आएगा। कितना हो जाएगा? 10/6 न्यूटन हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना रहेगा। आगे बढ़ते हम। अब उपग्रह, सैटेलाइट के बारे में देखते हैं। उपग्रह मतलब सैटेलाइट। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम बोलते हैं उपग्रह। ग्रह के चारों ओर जो भी चक्कर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? उपग्रह बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उपग्रह बोलेंगे। अब ये उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, एक होता है कृत्रिम उपग्रह। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, एक होता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह में मून, टाइटन, गैनीमेड, ये आपने नाम सुने होंगे। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और टाइटन एक ऐसा एकमात्र उपग्रह है पूरे सौर मंडल का जिसका खुद का वायुमंडल होता है। जिसका खुद का क्या होता है? वायुमंडल होता है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह पूछेगा किसके पाए जाते हैं, तो शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह है। किसके सबसे ज्यादा उपग्रह है? शनि के उपग्रह सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इनका तो कुछ नहीं कर सकते। कृत्रिम उपग्रह जो है वो इनसेट, इंडियन सैटेलाइट, IN मतलब इंडियन, SAT मतलब सैटेलाइट, IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग। इंडियन रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह के बारे में जानकारी एकत्रित करना, ऐसी जगह के बारे में जानकारी एकत्रित करना जहां पर मानव की पहुंच संभव ना हो। जहां पर मानव की पहुंच संभव ना हो, ऐसी स्थान की जानकारी एकत्रित करना इंडियन रिमोट सेंसिंग कहलाता है। सुदूर संवेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? सुदूर संवेदन कहलाता है। जैसे ज्वालामुखी है, अभी हाल फिलहाल में फटा हुआ दिख रहा है ज्वालामुखी, इसमें लावा भी दिख रहा है। अब इसकी अंदर की जानकारी निकालने के लिए क्या मानव खुद जाएगा? क्या पागल है जो जाएगा वो, है ना। तो इसके लिए जानकारी निकालने के लिए हमने क्या लगा के रखे हुए? सैटेलाइट लगा के रखे हुए, जिसको इंडियन रिमोट सेंसिंग के नाम से जानते हैं हम। ठीक है ना। तो वो रिमोट सेंसिंग में हम ऊपर से ही इसकी फोटो खींच लेंगे कि क्या क्या जानकारी है। फोटो से देखकर हम इसकी जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं। तो फोटो खींच के जानकारी निकाल सकते हैं इसकी, तो उसको क्या कहलाता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अब हमारे यहाँ पर जो संस्थान है जो उपग्रह लॉन्चिंग करता है या बनाता है, उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। हेडक्वार्टर कब है? बेंगलोर में है हेडक्वार्टर। और स्थापना हुई थी 1969 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त 1969 में हमारी स्थापना हुई थी इसरो की। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है।
अब आगे बढ़ते, जो कृत्रिम उपग्रह है वो दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भूस्थायी उपग्रह और एक होता है ध्रुवीय उपग्रह। एक कौन सा होता है? भूस्थायी उपग्रह, और एक होता है ध्रुवीय उपग्रह। जो भूस्थायी उपग्रह है वो बहुत दूर स्थापित किए जाते हैं। याद रखना, भूस्थायी उपग्रह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाएंगे भूस्थायी उपग्रह? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, और इनका घूर्णन समय होता है 24 घंटे। मतलब पृथ्वी के साथ में घूर्णन करते हैं। ये जैसे भारत ने छोड़ा तो भारत क्या करेगा? भारत के ऊपर, अपने देश के ऊपर निगरानी रखने के लिए भूस्थायी उपग्रह को छोड़ा जाता है। केवल 24 घंटे क्या करना है? भारत के ऊपर निगरानी रखना है। तो अपन ने छोड़ दिया, कक्षा स्थापित कर दी भारत के सामने। अब पृथ्वी जब घूमेंगे तो सैटेलाइट भी घूमेगा साथ ही साथ, तो 24 घंटे इसका भी आवर्तकाल होता है। कितना होता है घूर्णन समय? 24 घंटे का आवर्तकाल इसका भी होता है, जितना कि पृथ्वी का है। 36,000 किलोमीटर पर स्थापित करेंगे, 24 घंटे में पृथ्वी के साथ में घूमता है। सेकेंड टाइप होता है ध्रुवीय उपग्रह। जो ध्रुवों से होकर जाता है उपग्रह, उसको बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह। पास ही में लगाए जाते, 800 किलोमीटर ऊंचाई पर लगाए जाते, और इनका घूर्णन समय 1 से 1.5 घंटे होता है। कितना होता है? 1 से 1.5 घंटे का इनका घूर्णन समय होता है। ध्रुवीय उपग्रह ये कहलाते हैं। मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इससे हमें मौसम वगैरह के बारे में कोई परिवर्तन होता है तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। और आपने पोखरन मूवी यदि देखी हो तो उस मूवी में भी जो यूएस का जो उपग्रह है उससे हम बचाव करके पूरा जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करते हैं। पोखरन में जो परमाणु का जो टेस्टिंग होती है वो उससे यूएस के उपग्रह से छुपा के होती है। तो पोलर सैटेलाइट रहता है जो बार बार परेशान करता है। ठीक है ना। तो ये हमारे दो प्रकार के कृत्रिम उपग्रह होते हैं, भूस्थायी और ध्रुवीय उपग्रह। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। ये बड़ा सारा जो दिख रहा है, ये बड़ा वाला जो गोला है, ये किसका है? भूस्थायी उपग्रह का। 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए जाते हैं। जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट। ठीक है, ये दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है पलायन वेग। क्या आता है? पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर करना है आपको, यदि किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण से बाहर करना है पृथ्वी के, तो उसको कम से कम एक न्यूनतम वेग से फेंकना पड़ेगा। कम से कम एक न्यूनतम वेग से फेंकना पड़ेगा। वह वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना वेग है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से किसी वस्तु को फेंक दो ऊपर की तरफ, वापस ही नहीं आएंगी कभी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में वापस नहीं आएंगी यदि एक बार बाहर चले गई तो। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वीई। ई मतलब है एस्केप वेलोसिटी बराबर √2gre। यहाँ पर RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ। तो याद रखना इसका फॉर्मूला भी वीई बराबर करनी में 2gre। वी बराबर करनी में 2gre इसका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और इसका मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब चंद्रमा पर कितना होता है? तो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पलायन वेग का मान होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है। गैसों का पलायन वेग पूछे तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जो गैसों का वेग होता है वो कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल होने का मेन कारण क्या है? गैसों का पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, और पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी के पलायन वेग के बराबर है ही नहीं गैसों का पलायन वेग, इसलिए वो पार ही नहीं कर पाती और यहीं पर रह जाती है, वायुमंडल का निर्माण कर देती है। लेकिन चंद्रमा पर क्या होता है? चंद्रमा पर 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है इसका पलायन वेग, गैसों का 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो वो आसानी से वहां से निकल जाती है। तो इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता पलायन वेग के कारण। वहां पर पलायन वेग क्या होता है? कम होता है। आ गई बात समझ में? ये हमारा पलायन वेग था। इसका फॉर्मूला वीई बराबर करनी में 2gre होता है। ठीक है ना। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है, इसके वेलोसिटी है। आगे आता है कक्षीय वेग। यदि हमें उपग्रह को स्थापित करना है कक्षा में, पृथ्वी के चारों तरफ घुमाना है, तो एक विशेष कक्षा में स्थापित करना पड़ता है। तो कक्षा में स्थापित करने के दौरान जो जितना न्यूनतम वेग की जरूरत होती है उसको बोलते हैं कक्षीय वेग। तो कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है √GRE। √GRE
पहले हमने पढ़ा था √2GRE और यहाँ पर पढ़ रहे √GRE, तो दोनों में संबंध हो जाता है। पलायन वेग और कक्षीय वेग में एक संबंध आ जाता है, VE बराबर कर्णी 2 इंटू VO। VO क्या है? कक्षीय वेग, और V क्या है? पलायन वेग। यदि हम कक्षीय वेग में कर्णी 2 का गुणा कर दे तो हमें पलायन वेग मिल जाएगा। यदि कक्षीय वेग में कर्णी 2 का गुणा कर दे तो क्या मिल जाएगा? पलायन वेग मिल जाएगा। मतलब यदि कोई सैटेलाइट आराम से घूम रहा है, हमने क्या करना है? उसके वेग में कर्णी 2 का गुणा कर देना, मतलब 1.41 से गुणा करना है। 1.41 से गुणा कर देना तो वो जो सैटेलाइट है वो छोड़ के भग जाएगा फिर, क्योंकि पलायन वेग के बराबर हो जाएगा तो वो भग जाएगा वहां से। समझ में आ गई बात? तो कक्षीय वेग और पलायन वेग में क्या संबंध होता है? तो पलायन वेग कक्षीय वेग का कर्णी 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। हमने क्या क्या चीजें इसमें सीखी? हमने सबसे पहले सीखा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने पढ़ा, स्मॉल जी का मान पढ़ा, स्मॉल जी का मान कैसे कैसे बदलता है वो देखा, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती है वो समझे, उपग्रह के बारे में देखा कि 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं, दोनों के बारे में डिटेल से थोड़ा सा जाना हमने, कृत्रिम उपग्रह के बारे में पता किया, फिर हमें पता चला कि पलायन वेग नाम की कोई चीज होती है, फिर पता चला कि कक्षीय वेग भी कुछ चीज होती है, दोनों में कुछ संबंध भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी लेक्चर सीरीज। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। चौथा जो वीडियो आएगा वो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति पर आएगा। पिछले 2 वीडियो आपको अच्छे से कर लेना है, ये तीसरा वीडियो आज दिन भर इस पे प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है ना? सारी चीजें याद करते हुए चलो तो आसान पड़ेगा आपके लिए। 11-12 वीडियो के करीब रहेंगे इसमें, तो पूरा कोर्स 11-12 वीडियो में फिजिक्स का हो जाता है। फिजिक्स कोई इतना भारी सब्जेक्ट है नहीं, आसानी से हो जाता है फिजिक्स। इसके बाद फिर ये होने के बाद हम करेंगे केमिस्ट्री। तो ये वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने चौथे वीडियो में सीरीज के कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।